नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है मज़दूर की मजबूरी पर। ये जो लेबर लॉ चेंजेस हुए हैं, सारे स्टेट्स अब धीरे-धीरे इसे अपना रहा है। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नए-नए कंपनी को अपने यहाँ बुलाने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए, जो मंदी के दौर से गुज़र रहा है देश, उससे ऊपर आने के लिए, जो अच्छी भी बात है। और कहीं न कहीं इससे जो उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो एक अच्छी बात नहीं भी है। तो हम आज इस पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा बहुत समय पहले नहीं, अभी कुछ साल पहले एक शेर की भांति एक लोगो बना था और एक योजना आई थी मेक इन इंडिया के नाम से। आई होप आपको याद होगा। तो मुझे लगता है अभी कि वो शेर कहीं दुबक के बैठ गया है, या फिर बिल्कुल ही वो दहाड़ना भूल गया है, या वो उस सर्कस के शेर की भांति हो गया है जिसे सिर्फ प्रोत्साहन पैकेज पर मुंह दिखाई के लिए बुलाया जाता है और फिर से वो दुबक के कहीं बैठ जाता है, लोगों से बहुत दूर, मजदूरों से बहुत दूर। हम तो दोस्तों बिल्कुल चाहते हैं कि ये शेर दहाड़े, बहुत जोर से दहाड़े, और ऐसे दहाड़े कि विश्व इसकी दहाड़ सुने। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है। कहीं न कहीं दोस्तों, आप अगर कैलकुलेशन करें, ओवरऑल देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ गया है, आप उस हिसाब से देखें तो ये कोविड से पहले भी, कोरोना वायरस से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था, और अब तो वो बहुत ही ऊपर चला गया है। तो मुद्दे की बात है कि मेक इन इंडिया कहीं न कहीं अपने मुद्दों पे खरा नहीं उतरा है। आप देखेंगे, ये रिपोर्ट्स बताती है, ट्रेडिंग इकोनॉमीज़ की रिपोर्ट है और सीएमआई की भी रिपोर्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुका है। अब दोस्तों, हर चीज़ को कोरोना का जामा नहीं पहनाया जा सकता। आजकल आप देखोगे कि ये जो ट्रकों में भरकर, साइकिल से चलकर, पैदल चलकर, जिसके पास जो भी अपनी चीज़ें हैं, जो भी अपना वाहन है, कोई रिक्शे से, कोई पैदल, जैसे भी हो सकता है, अपने घर जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ रहकर, शहरों में रहकर उन्हें अपना रेंट भरना है, उन्हें खाना भी चाहिए, उनको परिवार भी देखना है और उन्हें इस संक्रमण से भी बचना है। ये बात एकदम साफ़ है दोस्तों कि इस सब को रोकने में सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। ये सभी को पता है और ये सरकार को भी पता है। लॉकडाउन जल्दबाज़ी में उठाया गया फ़ैसला था। इसके बाद जब चिलचिलाती धूप में पैदल चलते, मरते, भूख से छटपटाते मज़दूरों पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, तब सरकार कहीं जागी और आनन-फानन में उन्होंने बसेस और ट्रेन्स की सुविधा शुरू की। तो दोस्तों, ये जो भुगतना है ये हमें आपको ही है, मज़दूरों को ही है। यहाँ से भी जब वो अपने गाँव में जाएँगे तो पैसे तो वहाँ भी चाहिए उन्हें खर्च के लिए। कुछ दिनों बाद जब स्थिति कंट्रोल में आएगी या फिर से धीरे-धीरे कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ चालू होगी, तो फिर से वो शहरों का रुख करेंगे, शायद तभी करेंगे जब जब अगर ये स्टेट जो अभी ये प्रयास कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो यूपी, बिहार और एमपी की गवर्नमेंट ये इन्वेस्टर्स को बुला रही है, अगर ये बुलाने में सफल हो जाती है तो वहाँ भी रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए आप, जिन 2 राज्यों से, यूपी और बिहार से, जहाँ से सबसे ज़्यादा मज़दूर शहरों में पलायन करते हैं, शहरों में आते हैं अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए। उन दोनों राज्यों से आपको पता है लोकसभा में 119 सांसद बैठते हैं। 119 जो अरबपति, खरबपति सांसद हैं, करोड़पति हैं। इन राज्यों से लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। सोचिए आप, ये कितनी शर्म की बात है इन सरकारों के लिए, जहाँ जिन 2 राज्यों से 119 सांसद आते हैं, जिन 2 राज्यों से, बिहार से स्पेशली, जहाँ पर बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा वहाँ से आईपीएस और आईएएस के लोग निकलते हैं, वहीं उसी बिहार से सबसे ज़्यादा मज़दूर भी निकलता है दोस्तों। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, बहुत गंभीर समस्या है कि लोग बाहर आ रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराइए, वहाँ पर आप कंपनी की स्थापना कीजिए, ये ज़रूरी है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, तो ये मज़दूर अगर वहाँ ये कंपनीज़ फिर से एस्टेब्लिश नहीं होती, ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने लेबर लॉ में ढिलाई दी है, अगर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं तो मजबूर होकर फिर इन लोगों को शहरों का रुख करना पड़ेगा। और ये जब शहर का रुख करेंगे, जब वापस आएँगे, तो इनको, अब जो ये चेंजेज़ हो गए हैं, इनको बदली हुई व्यवस्था से रूबरू होना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है और धीरे-धीरे इसके क क परिणाम शायद खतरनाक हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, या अगर सारे इन्वेस्टर्स आ जाएँ तो धीरे-धीरे स्थिति कंट्रोल में भी आ सकती है।
ये फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी जो सवाल है, वो अगर उस हाल में यहाँ आते हैं तो उनका शोषण बढ़ेगा, ये बिल्कुल है। उन्हें बिना किसी वीकली ऑफ के काम करवाया जा सकता है। कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए थर्ड पार्टी से लोगों को वो तो अभी भी करती है और अब और ज़्यादा करेगी। वो ग्रेच्युटी फंड ये सब बचाने के लिए वो थर्ड पार्टी का रुख करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी एम्प्लॉयर्स को, मज़दूरों को। उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है और इन सब के लिए वो कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन उस समय गांधारी की भूमिका में होगी। उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बाँध लिया होगा। तो दोस्तों, भारत में करीब 100 से ज़्यादा स्टेट लॉज़ और 40 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज़ हैं, जिन्हें मज़दूरों के हितों के लिए बेशक बनाया गया है। और ये सुनिश्चित करते हैं ये सारे लॉज़ कि मज़दूरों को उनकी उचित मज़दूरी मिले, काम के घंटे उनके निश्चित हों, जॉब सिक्योरिटी मिले, बोनस जैसी चीज़ों का लाभ मिले और बहुत सारे फ़ायदे हैं चीज़ों के। तो मैं कुछ लिस्ट डाउन किया है मैंने कि कौन से इम्पोर्टेंट लेबर लॉ एक्ट्स हैं इंडिया में। कंडीशंस ऑफ वर्क के लिए फैक्ट्रीज एक्ट है दोस्तों 1948, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। वेजेस एंड रिम्यूनरेशन के लिए, आपके वेतन के लिए द मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, पेमेंट वेजेस एक्ट है 1936, सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1952, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स है, जिसमें 12 सप्ताह की वो हकदार हैं जिन्हें सैलरी का भुगतान उन्हें किया जाता है घर पर रहकर भी। और इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस एक्ट है 2013। तो ये सारे लॉज़ हैं, वो उनकी मूलभूत समस्याएँ हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको ये सुनिश्चित करते हैं। उन्हें कुछ समस्या ना हो, उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो ये लॉज़ उनको बचा के रखते हैं, एक टाइप से प्रोटेक्शन है उनके लिए। तो हम अब देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और एमपी में क्या-क्या बदलाव हुए हैं लेबर लॉ के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश ने यूपी की य पहले उत्तर प्रदेश का देखते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 1000 दिनों के लिए कानून में कई बदलाव किए हैं। तो उन्होंने एक उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जेम्पशन फॉर्म सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालाँकि इस पर राष्ट्रपति की मुहर अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने जो किया है वो इस प्रकार से है कि 4 लॉज़ को छोड़ दें तो बाकी सारे लॉज़ उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये 4 लॉज़ हैं, एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और बंधुआ मज़दूर एक्ट 1976, ये जारी रहेगा। पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट 1936 की धारा 5 ही लागू रहेगी। लेबर लॉ में चाइल्ड लेबर व महिला मज़दूरों से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। बाकी सारे कानून 1000 दिन के लिए ख़त्म कर दिए गए हैं। बाकी कोई कानून नहीं काम करेगा और किसी को कोई समस्या होती है तो फिर सरकार के पास वो नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार सुनेगी नहीं, क्योंकि बाकी कोई कानून है ही नहीं। आप कहीं लेबर की कोई संगठन है उससे कंप्लेन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के लेबर कानून में क्या बदलाव हुए हैं। मध्य प्रदेश ने भी 1000 दिनों तक सभी कानूनों, श्रम कानूनों, सभी लेबर लॉज़ से उद्योगों को छूट दे दी है। इसने कुछ अहम जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार है। 1000 दिनों की इस अवधि में लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों की जाँच नहीं कर सकेंगे। उद्योगों का पंजीकरण 30 दिन की जगह अब 1 दिन में, वो भी ऑनलाइन से आप कर सकते हो। कंपनियाँ आपसे अतिरिक्त काम करवा सकती हैं, 72 घंटे ओवरटाइम करा सकती हैं। हाँ, शिफ्ट भी बदल सकती है वो। हाँ, इसका वो आपको अलग से पैसा ज़रूर देगी, ऐसा इन्होंने दिया है यहाँ पर। संशोधित लेबर कानून में उद्योगों को एक ही रजिस्टर रखने का, एक ही रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। पहले ये 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न होते थे, जो कि अब कम कर दिया गया है। 50 से कम अगर आप एम्प्लॉयी रखते हो तो वैसे उद्योगों व फैक्ट्रियों और लेबर कानून को फैक्ट्रियों को लेबर कानून से बाहर कर दिया गया है, वो उनके अंडर नहीं आएँगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा छूट है उनको। अब गुजरात का देखते हैं हम कुछ, वो गुजरात में क्या चेंजेज़ हुए हैं। तो गुजरात ने 1200 दिन के लिए किया है, 3.2 इयर्स के लिए ये सारे छूट उन्होंने दी है उद्योगों को। और उसने कुछ जो
नए-नए सुधार किए हैं वो ऐसे हैं कि 7 दिन में ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर हर तरह की मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। नए उद्योगों को दी जाने वाली छूट उत्पादन अगले दिन से 1200 दिनों तक जारी रहेगी। और ये उन्होंने मेनली किया है कि जो चीन से जापानी, अमेरिकन, कोरियाई, यूरोपियन कंपनीज़ हैं, उनको वो यहाँ आ जाएँ, वो अपने स्टेशंस यहाँ लगाएँ और लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएँ। हालाँकि ये कहाँ तक ये सक्सेसफुल होगा, ये हमें पता नहीं। गुजरात ने नए उद्योगों के लिए 33,000 हेक्टेयर भूमि भी उन्होंने डिसाइड करके रख लिया है और नए उद्योगों के लिए पूरा लाइसेंस और पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उद्योगों को लेबर इंस्पेक्टर की जांच और निरीक्षण से मुक्ति दे दी गई है। कोई इंस्पेक्टर कोई जांच नहीं कर सकता, कुछ भी हो रहा हो वहाँ एम्प्लॉयी प्रॉब्लम में हो, टेंशन में हो, वो नहीं आएँगे। अपनी सुविधा अनुसार शिफ्ट में परिवर्तन करने का अधिकार भी है। अब इन जो ये चेंजेस उन्होंने किए हैं सारे स्टेट्स और धीरे-धीरे अदर स्टेट्स भी इन चीज़ों को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ट्रेड यूनियंस ने कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है और वो ये इन चीज़ों के लिए वो इंटरनेशनल लेबर एजेंसी, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, उससे इसकी शिकायत करेंगे। बीजेपी का समर्थक आरएसएस के विंग ने कहा है कि ये जंगल राज है और हम इसे नहीं पनपने देंगे। इस लेबर लॉ में बदलाव कोरोना से बड़ी महामारी है। तो ऐसा कहना है आरएसएस का। अब हम जानते हैं कि इसका आप पर क्या असर होगा, मतलब आपको इससे क्या समस्या होगी और क्या दिक्कत होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि अभी फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं धीरे-धीरे, नौकरियाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ऊपर चला गया है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो कंपनीज़ आएँगी, बहुत सारी कंपनीज़ आएँगी, उससे रोज़गार उपलब्ध होगा और लोगों को काम मिलेगा। तो भूखमरी से मरने से बेहतर है कि हमारे पास काम हो, वो एक ये ज़रूरी चीज़ है, जो फैक्ट है वो है। अ जो पर मंथ ₹15,000 या कम वेतन वाले कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह में कटौती नहीं की जाएगी, उनको उतना मिलेगा, ये जो मिनिमम वेजेज़ एक्ट है, उस हिसाब से वो मिलेगा। काम के घंटे दोस्तों बढ़ जाएँगे, आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है और इसके लिए आपको शायद पे किया जाए या नहीं किया जाए, ये भी कोई साफ़ चीज़ नहीं है बट एमपी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इसके लिए पे करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी पड़ेगी और ये जो इतनी बड़ी मंदी है, इससे अगर रोज़गार आने लगे तो इस मंदी से हम उबर सकते हैं, धीरे-धीरे ये हम इससे उबर जाएँगे और इससे जो भी पैसे मिलेंगे सरकार को वो कोरोना से या जो इतनी बड़ी मंदी आई है, इतना जो क्षति हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था को, वो उससे अपना भरपाई उससे करेंगे। अब आपके लिए खतरा क्या है इन चीज़ों से? ये जो नए-नए लॉज़ बने हैं, उससे आपको खतरा क्या हो सकता है? उस पे हम ज़रा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों इस आपको जो भी प्रॉब्लम फ़ेस हो रही है, आपको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, आपसे अतिरिक्त काम लिया जा सकता है और इस सब के लिए आप कहीं भी आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि कोई भी श्रमिक यूनियन तब प्रभावी इफ़ेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सारा ये चीज़ ही ख़त्म कर दी है सारी। तो बेशक शोषण बढ़ सकता है और 100 या उससे ज़्यादा मज़दूर हैं, उससे बंद करने से पहले श्रमिकों का पक्ष सुनना होता था, अब ऐसा नहीं होगा या किसी कंपनी में मान लीजिए 100 से ज़्यादा मज़दूर हैं तो वो ऐसे ही नहीं बंद कर सकते थे बट अब वो कर सकते हैं और ग्रेच्युटी और ये सब चीज़ से बचने के लिए थर्ड पार्टी हायरिंग बढ़ेगी। तो आशंका है कि व्यवस्था जल्दी पटरी पर नहीं लौटी तो उद्योगों में बहुत नुकसान भी होगा और छँटनी भी होगी और वेतन कटौती भी हो सकती है। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं। अब इस पर मेरी जो राय है वो यही है कि सरकार को ठीक है, कंपनी आएँगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये सब चीज़ ठीक है। बट हम पहले से ही हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दे और उनके ही प्रोडक्ट को वो विश्व स्तर पर ले जाएँ और विश्व स्तर का उसको बनाए, उनको ट्रेनिंग दे और क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ तो हैं यहाँ भी।
जो एक्सेल कर सकती है और उनको सहायता करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसानों को मदद करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपने देश में चीज़ों को बनाएँ और उसको हम वर्ल्ड लेवल पर ले जाएँ, अपना आयात बढ़ाएँ और इससे पैसे आएँगे और इससे भी हम कर सकते हैं। हालाँकि ये ऐसे बोलने से और ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे हम कर सकते हैं। तो सरकार को बाहर की कंपनियों से ज़्यादा बेहतर है कि हम हमारी जो घरेलू कंपनियाँ हैं, उनकी उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और वहीं से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो तो ये था आज का। आप बताइए कैसा लगा आपको और आप अपना राय दीजिए कि आपको कैसा लगता है कि ये जो एक्ट उन्होंने संशोधन किया है, लेबर लॉ में चेंजेस किए हैं, ये किस तरह से अफ़ेक्ट करेगा और आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है या नहीं? आप सुझाव दें, आप बताएँ कि सही है, नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आप अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।